गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस, जिसमें हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी ऐसे एक्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो असेसी द्वारा की जाती हैं और जिनको ऑफेंसेस करार दिया गया है, जिनको अपराध माना गया है, जिनको क्राइम माना गया है और जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और जिनके लिए प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। तो हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है यहाँ से, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 3। ये सेक्शन बता रहा है कि अगर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा या अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है, अगर असेसी को ये आदेश देते हैं कि वो पर्टिकुलर बुक्स, अकाउंट्स, मनी, ज्वेलरी और अदर ऑब्जेक्ट्स जो भी उसके पास वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं जिनकी जांच पड़ताल होना अभी बाकी है और असेसिंग ऑफिसर या अथॉरिटी उसे अभी फ़िलहाल अपनी कस्टडी में नहीं ले सकती या अपने पास नहीं रख सकती, तो असेसी को यह आदेश दिया जाता है कि असेसी उन चीज़ों को एज इट इज़ रखेगा और उनकी जांच पड़ताल होने तक उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो कहीं रिमूव नहीं होनी चाहिए, वो कहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए। तो इस तरीके के ऑर्डर को असेसी नहीं मानता और गड़बड़ करता है कुछ तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है और एक्शन में क्या होगा, उसको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। 2Y का मतलब यहाँ पर 2 ईयर से है, 2 साल तक की, यानी कि उससे कम भी हो सकती है और 2 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है और साथ में उस पर फाइन भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो कह रहा है दैट इज़ फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 132 सबसेक्शन 1। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर असेसिंग ऑफिसर या अथॉरिटी के द्वारा जो भी जांच पड़ताल की जानी है और उसके लिए जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और असेसी अगर वो डॉक्यूमेंट्स, वो अकाउंट्स उन्हें उपलब्ध नहीं करवा रहा या उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहा, ठीक है, उनकी कार्य विधि में अड़चन डाल रहा है, उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा रहा है ताकि वो अपनी कार्यवाही, जो भी उनकी कार्यवाही है, उसको स्मूथली कर सके, तो इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है कि उनका काम अच्छे ढंग से हो ही ना पाए। तो इसके लिए भी 2 साल तक की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। थर्ड जो हमारा लिस्ट में है दैट इज़ रिमूवल, कंसीलमेंट, ट्रांसफ़र और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू थ्राउट टैक्स रिकवरी। तो यहाँ मतलब क्या है, रिमूवल, आपने कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो उसको रिमूव किया है, यानी अपने से अलग किया है, कहीं ना कहीं आपने ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि असेसिंग ऑफिसर की नज़र में ये चीज़ें ना आएँ, या कंसीलमेंट, कुछ चीज़ छिपाई है आपने असेसिंग ऑफिसर से, ट्रांसफ़र किया है आपने, कुछ अनऑथराइज ट्रांसफ़र किया है जिससे कि ये लगे कि वो इनकम या वो प्रॉपर्टी आपकी थी ही नहीं और आपने प्रॉपर्टी को इधर उधर बिना उनकी परमिशन के या इसलिए किया है ताकि आप टैक्स बचा सके। यहाँ टैक्स बचाना नहीं है, यहाँ पर टैक्स को छिपाना है, एक तरह से यहाँ इनकम को छिपाना है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं ये इनकम को कम दिखाने के लिए कर रहे हैं और ये अपने आप में एक अपराध है। ठीक है। तो अगर आप फ्रॉडुलेंट तरीके से इन चीज़ों को रिमूव, कंसील, ट्रांसफ़र या डिलीवर करते हैं जिसका मेन रीज़न है टैक्स की रिकवरी से बचना या टैक्स की रिकवरी से जो है रिकवरी ना होने देना, इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट को नुकसान होगा, रेवेन्यू का, सरकार को नुकसान होगा। तो उसके लिए भी सज़ा है 2 साल तक की, यानी कि 2 ईयर्स तक का जेल और जो है उसके अलावा फ़ाइन भी हमें देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 3 ऑफ सेक्शन 178। तो सेक्शन 178 है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, उसका जो सब सेक्शन 1 और 3 है, अगर उसमें हम गड़बड़ करते हैं, अगर उसको हम कंप्लाई नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, तो हमें यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो है पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, हमें यहाँ इम्प्रिजनमेंट यानी जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। वो क्या क्या है वो देख लेते हैं यहाँ, क्योंकि कंपनी का मसला है इसलिए हम कंपनी के बारे में बात करेंगे और ये कंपनी के लिक्विडेटर से रिलेटेड है। ठीक है। तो कंपनी का लिक्विडेटर, अगर कंपनी का लिक्विडेटर अपने अपॉइंटमेंट होने के, यानी कि जब उसकी नियुक्ति होती है, अगर अपनी नियुक्ति होने के 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है, अगर असेसिंग ऑफिसर को इसकी सूचना नहीं देता है, फिर से बता रही हूँ
किसी भी कंपनी का लिक्विडेटर अगर अपनी अपॉइंटमेंट होने के 30 डेज के अंदर 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 असेसिंग ऑफिसर को इसकी सूचना नहीं देता है, पहली तो बात ये हो गई। और या मतलब ये भी गड़बड़ कर सकता है वो, या उसने नोटिस नहीं दिया है, या क्या कर रहा है वो, फेल्स टू सेट असाइड द अमाउंट। कौन सा अमाउंट उसने, क्योंकि लिक्विडेटर है तो उसकी ड्यूटी बनती है कंपनी के एसेट्स सेल करना एंड लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना। तो अगर उसने ऐसा किया है, ठीक है, लिक्विडेटर का काम यही है कि वो एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटीज़ को पे करेगा, लेकिन सरकार की तरफ कंपनी की जो टैक्स की लायबिलिटी है वो क्या अमाउंट है, और उन एसेट्स को बेच के वो अमाउंट अलग से रखना ताकि सरकार के प्रति जो लायबिलिटी है कंपनी की वो टाइम पे की जा सके, बट उसने ऐसा नहीं किया है। तो ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है। और इसके अलावा कंपनी की एसेट्स में वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके ये जितने भी प्रोविज़न मैंने आपको बताए, इन प्रोविज़न्स को फॉलो ना करने की वजह से ही विल बी पनिशेबल, उसको पनिशमेंट हो सकती है विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। मतलब मिनिमम 6 मंथ्स है और मैक्सिमम 2 ईयर्स है। यानी पिछले आपने प्रोविज़न जब देखे तो उसमें आपने मिनिमम नहीं देखा था, मैक्सिमम 2 ईयर्स था। यहाँ मिनिमम 6 मंथ्स है और मैक्सिमम 2 ईयर्स है। और इसके अलावा यहाँ फ़ाइन का कोई जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पे फ़ाइन नहीं बताएंगे कि फ़ाइन ऐसा कुछ मे बी हो अगर है तो यहाँ ज़रूर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें ये सज़ा जो है उसका टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में 6 मंथ से 7 ईयर तक की सज़ा उसको जेल जो है हो सकती है। नेक्स्ट 2 पॉइंट है हमारा, दैट इज फेलियर टू पे द TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो पर्सन TDS कट करता है यानी टैक्स काट कर, और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सरकार को सरकारी खजाने में उसको टाइम पर जमा करवाए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, यानी कि वो फेल हो जाता है सरकार को टैक्स जमा कराने में, या फिर वो फेल हो जाता है कौन सा वाला, डिविडेंड, जो भी कंपनी के अगर हम बात करें तो कंपनी में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है या पे होता है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, TDS जो बनता है, अगर वो TDS जो है पे नहीं किया गया, या फेल्स टू पे द टैक्स ऑन विनिंग, अगर कोई जैसे मान लीजिए लॉटरी है, लॉटरी में कोई पर्सन जीतता है तो विनिंग पे भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद TDS कट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर वो TDS नहीं काटा गया और जमा नहीं कराया गया तो इन सारे केसेस में सज़ा जो है हमारी मिनिमम 3 मंथ्स है और मैक्सिमम 7 ईयर्स है, ठीक है। तो ये जो केसेस हैं आप देख सकते हैं, और फाइन भी लग सकता है, विद ए फाइन भी क्लियरली लिखा हुआ है कि साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पे द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो इसमें जो पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है सोर्स पर, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये टैक्स टाइम पर जमा कराए विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, लेकिन अगर ऐसा उसने नहीं किया है तो पेनल्टी सेम रहेगी। पेनल्टी नहीं, जो भी मतलब ये पेनल्टी है अपने आप में, मतलब इसमें फ़ाइन भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, ठीक है, विद ए फाइन, राइट। तो इसमें और इसमें ये फ़र्क है, ये दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम रहे थे क्योंकि पनिशमेंट सेम थी, लेकिन एक में TDS है और दूसरे में TCS है। और इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ये 2 पॉइंट्स आप देख सकते हो, A और B, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स एंड विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ और यहाँ में ये फ़र्क है कि अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है, मैं एक ही बात कर रही हूँ, अगर वो कोई ऐसी कोशिश करता है, ऐसे कोई एफर्ट्स करता है जिससे टैक्स की चोरी की जा सके, टैक्स को बचाया जा सके। देखिए, टैक्स को बचाना कोई गलत काम नहीं, बात नहीं है, लेकिन टैक्स को अगर लीगल तरीके से बचाते हैं तो उसे हम टैक्स की सेविंग कहेंगे। लेकिन अगर आप टैक्स को इलीगल तरीके से बचाते हैं, वो बचाना नहीं है, वो टैक्स की चोरी करना है, दैट इज़ टैक्स इवेजन, राइट। तो अगर आप इवेट कर रहे हैं टैक्स से और जानबूझकर, विलफुल का मतलब आप जानबूझकर कर रहे हैं, आपको पता है कि ये गलत काम है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। अब अगर कोई टैक्स बचाते हैं, आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी हुई है, वो भी आप नहीं पे करते, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर लगा है वो भी आप नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके से, या फिर आप अपनी इनकम को गलत दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली हम टैक्स कैसे चोरी करेंगे, अपनी इनकम को कम शो करके,
ठीक है ना, झूठे बिल दिखाकर, झूठे वाउचर दिखाकर, झूठे खर्चे दिखाकर, तो फेक एक्सपेंसेस दिखाकर या फेक वाउचर दिखाकर या अपनी इनकम को अंडर एस्टिमेट करके और वो शो करके आप अपना जो टैक्स को इवेजन में ला सकते हैं। तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है कि अगर ऐसे कार्यों से आपने टैक्स की जो अमाउंट आपने बचाया है, ठीक है, अगर वो 25 लाख से ज़्यादा है जो अमाउंट आपने इवेड किया है, इफ़ दैट एक्सीड्स 25 लैक्स, तो याद रखिए 6 मंथ से 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, ठीक है, साथ में फाइन भी लग सकता है। लेकिन अगर 25 लाख वाला मसला नहीं है, अगर 25 लाख से नीचे का है, तो फिर ये 6 मंथ्स की बजाय 3 मंथ्स और 7 ईयर्स की बजाय हमारा 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड। यहाँ पर तो आपने जो है टैक्स की चोरी की, मतलब टैक्स दिखाया ही नहीं, इनकम दिखाई ही नहीं, इनकम को कम शो किया, ठीक है। बट इन दिस केस यू आर ट्राइंग टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पर टैक्स तो बन गया लेकिन आप पे नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। तो इस केस में आपको 3 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर टैक्स पे करने में आप गड़बड़ कर रही है, तो ये पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज हो सकती है। ये पेनल्टी या टैक्स या फिर भी कोई इंटरेस्ट आपने पेमेंट करने में गड़बड़ कर रहे हैं, नहीं पे कर रहे हैं, तो पनिशमेंट विल बी मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 2 ईयर्स, राइट। याद रखिएगा इनके सेक्शन भी सामने लिखे हुए हैं, आप इनके सेक्शंस को भी ध्यान में रखें, थोड़ा सा आइडिया आपको सेक्शंस का भी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का दे रहा है, ये अभी अभी जो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, विलफुल अटेम्प्ट और विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, इन दोनों के बारे में कह रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अटेम्प्ट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स या अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स, इसका मतलब क्या है, हम आप ऐसा क्या काम करेंगे कि हमारा टैक्स जो है बच सकता है या टैक्स की चोरी हो सकती है। कि अगर आप अपने अकाउंट्स में कोई फॉल्स एंट्री दिखाते हैं या आप अपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है आपने क्योंकि वो एंट्री जो है फॉल्स ही रहे, मतलब आपने कुछ इस तरीके का गड़बड़ घोटाला कर रखा है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, आपके अकाउंट्स में जो है हेरा फेरी कर रखी है, आपने फेक बिल्स दिखा रखे हैं, आपने फेक एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, आपने इनकम छिपा रखी है, आपने इनकम शो ही नहीं कर रखी है, राइट, और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं, एक्चुअली आपके एक्सपेंसेस वो हैं नहीं, आपने जानबूझकर कोई एंट्री छोड़ दी है, विलफुली ओमिट्स और कॉजेज टू बी ओमिटेड एनी रेलेवेंट एंट्री, कोई एंट्री आपको करनी थी बट आपने उसको गायब कर दिया वहाँ से, राइट। तो इस तरीके का कोई भी केस है, ये सिर्फ उन्हीं की एक्सप्लेनेशन है कि आप कोई भी ऐसे एफर्ट्स करते हैं जिससे हमारा जो टैक्स है वो मतलब बचना तो क्या है, बच तो जाए आपके हिसाब से तो बच ही रहा है, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट या अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजंस आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ऑफेंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप टाइम पर रिटर्न नहीं भरते हैं या आप रिटर्न भरते ही नहीं हैं और जानबूझकर, यहाँ पे लिखा हुआ ना विलफुली फेल्स टू फर्निश, आपको रिटर्न भरना है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 और 142 सबसेक्शन 1 और 148 और 153A, तो ये सेक्शंस दे रखे हैं जिसके तहत आपको रिटर्न भरनी होती है, लेकिन आप रिटर्न जानबूझकर नहीं भरते हैं, राइट। और रिटर्न ना भरने की वजह से अगर आपने कोई टैक्स बचाने की कोशिश की है एंड दैट एक्सीड्स 25 लाख, अगर वो अमाउंट जो आप उसको, अगर आप रिटर्न भरते तो आप ऑब्वियसली उसमें कुछ अमाउंट तो लिखते हैं ना, और क्योंकि आपने रिटर्न ही नहीं भरी तो इसका मतलब यह है कि आपने उसमें वो अमाउंट जानबूझ के अवॉइड किए बताने, ठीक है ना, आपने छिपा लिए। तो उससे जो भी अमाउंट आपने छिपाया है, इफ़ इट इज़ मोर देन 25 लैक्स, तो यू नो वेरी वेल कि आपको 6 महीने से 7 साल की सज़ा, और अगर 25 लाख वाला सीन नहीं है, उससे कम का अमाउंट है, देन यू विल हैव टू बियर द imprisonment of 3 months or it is minimum 3 months or maximum 2 years, right। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इसी का एक्सप्लेनेशन वो कह रहा है, हाँ इस एक्सेप्शन है, सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सेप्शन है कि यहाँ आप थोड़ा सा बच सकते हो, रिटर्न नहीं भरी तो बच कैसे सकते हैं कि अगर रिटर्न हमने लेट भरी है बट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से पहले भर दी है,
देखिए रिटर्न भरने का एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है। हो सकता है आपने उस टाइम तक रिटर्न नहीं भरी, लेकिन अगर असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले आप भर देते हो तो आप इस पनिशमेंट से ज़रूर बच जाओगे, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि अगर किसी भी पर्सन का टैक्स, जैसे उसने एडवांस टैक्स पे किया, टीडीएस किया, टीसीएस हुआ, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है उसके थ्रू जो भी उसने पेमेंट की, पेमेंट वगैरह करने के बाद अगर मान लीजिए उसका टैक्स जो है, ठीक है, 10,000 से कम आता है, तो ये कोई बहुत बड़ा या लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप एडवांस टैक्स पहले दे चुकी हो, ठीक है ना, आप टीडीएस दे चुके हो, आप सेल्फ असेसमेंट करके भी टैक्स पे कर चुके हो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप टैक्स की चोरी करने की वजह से रिटर्न नहीं भर रहे हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से आप रिटर्न टाइम पर नहीं भर पाए, लेकिन आपने ये सारे काम पहले कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये तो साबित हो ही रहा है ना कि आपका जो मकसद था वो टैक्स की चोरी करना बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये एक कंडीशन ज़रूर है कि ये सब कुछ कर दिया और टैक्स अभी भी बन रहा है, लेकिन वो 10,000 से कम का बन रहा है, ठीक है। तो 10,000 से कम अगर टैक्स बन रहा है अभी भी, तो कोई बात नहीं, अगर आपने रिटर्न नहीं भी भरी तो भी आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ओके। लेकिन एक बात क्लियर कर रहा है वो कि ये बात सिर्फ कंपनी पे लागू नहीं होती, बाकी सब पर लागू होती है, नॉट बीइंग ए कंपनी। ये 10,000 वाला जो मुद्दा था, तो कंपनी अगर मान लीजिए आप, ये जो असेसी है, मैं कंपनी की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एचयूएफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और असेसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंपनी की बात कर रही हूँ। तो कंपनी अगर रिटर्न नहीं भरती ना, चाहे उसका टैक्स 10,000 बने, 10,000 से कम बने, 10,000 से ज़्यादा बने, इट डजेंट मैटर, कंपनी को तो पनिशमेंट होगी ही होगी, ठीक है। हाँ, दूसरा बंदा बच सकता है अगर उसका टैक्स जो है 10,000 से कम है और वो रिटर्न भरने से चूक गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर टू प्रोड्यूस अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें क्या है, ये सेक्शन हम देख लेते हैं रैंडमली, बीच बीच में 276D है। इस सेक्शन के अंतर्गत आपको पनिशमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने अंडर सेक्शन 142(1) के हिसाब से कुछ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस करने थे और नहीं किए हैं, ठीक है। आपको कोई अकाउंट्स, पर्टिकुलर अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स असेसिंग ऑफिसर को दिखाने थे या बताने थे या देने थे, एंड यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड दोज अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स before assessing officer or before the authorities. In that case you will be punished with the imprisonment of maximum 1 year, 1 साल तक की आपको सजा हो सकती है, ठीक है। फिर कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन। तो अब यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तो दिए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें आपने फॉल्स एंट्री कर रखी है, एंड आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। आपको पता है कि वो फॉल्स एंट्री है, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, आप वेरिफिकेशन भी कर रहे हो, आप उसको साइन करके दे रहे हो कि यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि एक्चुअली यू नो दैट इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स। इसका मतलब ये है कि फॉल्स चीज़ को आप दे रहे हो, तो इसका मतलब तो आप गड़बड़ कर रहे हो, यानी कि आप टैक्स की चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। इन दैट केस अगर आपने अमाउंट 25 लाख से ज़्यादा का बचाया है या इनकम ज़्यादा 25 लाख से ज़्यादा की छिपाई है, तो जब 25 लाख वाला मसला जहाँ भी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ 6 मंथ और 7 ईयर का केस रहेगा। तो इसमें आपको अभी तक इतने पॉइंट आ चुके हैं 25 लाख वाले कि आपको लर्न हो गया होगा कि 25 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अगर आप इवेट करते हैं, देन यू विल बी पनिश्ड विद मिनिमम 6 months imprisonment up to the maximum of 7 years, right? And in any other case 3 months and 2 years, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर तो आपने अपने जो स्टेटमेंट दिए वो ट्रू नहीं दिए, फॉल्स दिए, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को हेल्प कर रहा है, यहाँ देखो दिखा है ना फर्स्ट पर्सन, जहाँ फर्स्ट पर्सन विलफुली मतलब जानबूझकर अपनी इच्छा से, और उसकी इंटेंशन है कि दूसरा पर्सन जो है यानी कि जो सेकंड पर्सन है उसको हेल्प कर रहा है कि सेकंड पर्सन को टैक्स चोरी करने के लिए हेल्प कर रहा है। मान लीजिए हम किसी दुकानदार से झूठे बिल ले लेते हैं, फेक बिल्स ले लेते हैं और उसको दिखा देते हैं, और इससे हमारा इनकम कम शो होती है, तो हमारा टैक्स बचता है, ठीक है। तब टैक्स बचता है, इसका मतलब हमारी हेल्प किसने करी? हमारी हेल्प उस शॉपकीपर ने करी। तो शॉपकीपर कौन हुआ? वो फर्स्ट पर्सन हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ने हमारी हेल्प की और फर्स्ट पर्सन की मदद से ही तो हम लोग टैक्स बचा पाए ना, यानी टैक्स की चोरी कर पाए। तो दैट फर्स्ट पर्सन विल बी पनिश्ड,
और फर्स्ट पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलेगी, 3 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उसके बिल का इस्तेमाल हमने चोरी करने के लिए किया हो। मे बी ये भी तो हो सकता है ना कि उसने तो हमें बिल दे दिए लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा काम वैसे ही चल गया, तो हमने वो उन बिल्स का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन दुकानदार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना कि हम जो है उन बिल्स का यूज़ करें, उसने दिया है, इस इंटेंशन से दिया है, तो इट मीन्स कि उसने एनकरेज किया है हमें ये काम करने के लिए। वो एक अलग बात है कि हमने शायद उन बिल्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी द सेकेंड पर्सन विल यूज़ दोज बिल्स और दोज डॉक्यूमेंट्स जो फर्स्ट पर्सन ने उसको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन ने क्योंकि गलत काम किया है इसलिए उसको 3 महीने से 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट इज अबेटमेंट ऑफ फॉल्स रिटर्न। यहाँ पे भी एनकरेज करना, अबेटमेंट का मतलब किसी को आप इनकरेज कर रहे हैं झूठी रिटर्न भरने के लिए। तो अगर एक पर्सन जो इंड्यूस करता है किसी दूसरे पर्सन को कि भाई आप गलत स्टेटमेंट दो, आप गलत रिटर्न भरो, आप अपना डिक्लेरेशन गलत दो, अपनी इनकम बचाओ या अपने झूठे स्टेटमेंट दो, इन दिस केस द फर्स्ट पर्सन या जो पर्सन दूसरे को इंड्यूस कर रहा है उस पर्सन को वही 25 लाख वाला केस होगा तो 6 मंथ से 7 ईयर्स और दूसरा केस होगा तो 3 मंथ से 2 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, जो पर्सन दूसरे को एनकरेज कर रहा है फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए, राइट। यहाँ तक तो हो गई हमारी लिस्ट, किस किस चीज़ की लिस्ट, जो हमारे ऑफेंसेस थे। ठीक है, अब आगे जो आ रहा है वो है कि अगर ये जनरल बातें हैं, ठीक है, इन जनरल बातों में 1 बाय 1 हम देखेंगे कि जैसे पहला पॉइंट कह रहा है कि पनिशमेंट फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस, यानी कि अब आपने ये वाला काम एक बार गलत किया तो आपको सज़ा हो गई मान लीजिए 3 महीने की, ठीक है, लेकिन अगली बार भी आप नहीं सुधर रहे हो, यही गलती आप फिर से दोहरा रहे हो और एक बार नहीं आप बार बार कर रहे हो। तो अगर आप दूसरी बार भी गलती करते हो या कई बार करते हो तो हर बार आपको 6 महीने से 7 साल की सज़ा हो सकती है, यानी हर गलती के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर सेक्शन में है 276B, C1, CC, 77, 78, ये देखो 78 हमने अभी अभी जो डिस्कस किया था। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन है जिसको अगर आप बार बार तोड़ते हैं, in that case you will have to avail तो मैं क्या कहूँगी, you will have to bear the punishment of 6 months to 7 years, right। दूसरा जनरल पॉइंट कह रहा है डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर्स बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक सर्वेंट का मतलब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो कुछ केसेस में जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो लीक नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा वो नहीं करते, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लीक कर देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन वो प्रोड्यूस कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो 6 मंथ्स तक की उनको जेल हो सकती है, राइट, और फाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। तो कंपनी के केस में अगर कोई ऑफेंस होता है, अब कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी के केस में आप किसको पकड़ेंगे, ऑब्वियसली कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स ही जिम्मेवार होगा। तो कंपनी क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे हैं, या डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं या सेक्रेटरी है, तो ये देखा जाएगा कि जो भी ऑफेंस हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसी को अकाउंटेबल बनाया जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सन ये प्रूव कर दे कि वो गिल्टी नहीं है और ये अपराध उसने नहीं किया है या उसकी नॉलेज के बगैर हुआ है, तो ही और शी विल हैव टू प्रूव कि ये कैसे हुआ और वो गिल्टी क्यों नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी कि असली मुजरिम या असली गुनाहगार कौन है और फिर उसको सज़ा मिलेगी। तो कंपनी के केस में ऑब्वियसली जो भी पर्सन जिम्मेदार होगा, चाहे वो एक डायरेक्टर है या बहुत सारे हैं, मैनेजर है या सेक्रेटरी है, या जो भी पर्सन है, उनको जेल या जो भी जुर्माना का प्रोविज़न है वो हो सकता है, जो भी ऑफेंस करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पर कंपनी के साथ साथ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आते हैं। तो कंपनी के केस में तो जैसे डायरेक्टर्स हम कह सकते हैं, फर्म के केस में पार्टनर हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में कोई भी मेंबर जो है वो गड़बड़ कर सकता है, तो वो पनिशेबल होगा।
नेक्स्ट जो है ऑफेंसेस बाय HUF। अब अगर HUF ने कोई गड़बड़ करी है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई ऑफेंस हुआ है, तो सबसे पहले तो कर्ता को जिम्मेवार माना जाएगा, क्योंकि कर्ता ही होता है जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। लेकिन अगर कर्ता प्रूव कर दे कि वो गिल्टी नहीं है, तो जो भी मेंबर गिल्टी पाया जाएगा वो पनिशेबल होगा, वो जिम्मेवार होगा, उसको ही पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। पनिशमेंट नॉट टू बी इम्पोज इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में पनिशमेंट नहीं इम्पोज की जाएगी। वो केसेस कौन कौन से हैं? सेक्शन 276A और B। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आपने इनकी पेनल्टी, इनका जो पनिशमेंट है वो अभी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि पनिशमेंट इम्पोज नहीं किया जाएगा। शर्त है, इसमें कंडीशन है, इन दोनों सेक्शन में पनिशमेंट छोड़ी जा सकती है इफ़ ही का मतलब कौन है? जो पर्सन जिसके ऊपर पनिशमेंट लगने वाली है, अगर वो प्रूव कर दे कि भाई कोई जेन्युइन रीज़न था या कॉज था जिसकी वजह से ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन के अंतर्गत उससे मिस्टेक हुई, उससे गलती हुई, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्पेशल कोर्ट्स। तो इस पूरी प्रक्रिया को स्मूथली रन करने के लिए सरकार ने स्पेशल कोर्ट्स का एक तरीके से प्रोविज़न दिया है, जिसके लिए उसने कुछ सेक्शन 280A, B, C और D इनकम टैक्स एक्ट में डाले हैं। वो स्पेशल कोर्ट्स क्या होती हैं? स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी रिकमेंडेशन, उसके साथ कंसल्ट करके स्पेशल कोर्ट का निर्माण किया जाता है। और स्पेशल कोर्ट का मतलब है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज स्पेशल कोर्ट्स। तो एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण किया जा सकता है। डिपेंड करता है एरिया का कि पर्टिकुलर एरिया या एरियाज में कितनी कोर्ट्स बनाई जानी है। स्पेशल कोर्ट जो है वो 2 साल तक की जिस पे पेनल्टी लगती है, 2 साल तक का जो इम्प्रिजनमेंट लगता है, उन केसेस को वो हैंडल करता है। स्पेशल कोर्ट में वो ऑफेंसेस भी हैंडल किए जाएंगे जो अंडर सेक्शन जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है। और स्पेशल कोर्ट में जो भी प्रोसिक्यूशन जिस पर्सन के द्वारा किया जाता है उसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेंगे। पॉइंट नंबर 6 में आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की भी जितनी भी जो भी प्रोविज़न है वो स्पेशल कोर्ट्स पर अप्लाई होते हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण जो है वो इस सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।